नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं अविरल सिंह, हमारे साथ इसमें स्काइप लाइव में जुड़े हैं मुंबई से रणदीप सर। रणदीप सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि पूरे देश में लॉकडाउन है, इस दौरान आप कैसे खुद को मैनेज कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या संदेश है आपका लॉकडाउन के लिए? संदेश यही है कि नियमों का पालन करो, मिलना जुलना अभी रहने दो और घर रहो। और मैं इस वक्त जो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पहले नहीं कर पाते थे, जैसे कि काफ़ी मूवीज़ नहीं देख पाया था और शोज़ नहीं देख पाया था, किताबें नहीं पढ़ पाया था, वो सब कर रहा हूँ। और एक्टिंग के बेसिक्स की फिर से वो कर रहे हैं कि गोइंग बैक टू ज़ीरो, कैसे शुरू किया था, पहले क्या एक्सरसाइज करते थे, कहाँ से शुरू किया था, तो वो सब चीज़ें दोबारा से दोहरा रहे हैं काफ़ी सालों बाद। तो उसका भी मज़ा ले रहे। और बाकी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन से तो मैं इसमें बिजी हूँ, जो प्रमोशन चल रहा है पिक्चर का, एक्सट्रैक्शन का। तो उसमें दुनिया भर से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो उससे तो टाइम काफ़ी निकल जा रहा है। और बाकी कल से होपफुली अपने दोस्त यार, फैमिली वाले, रिश्तेदार जिनके साथ काम किया है, सब होपफुली वो पिक्चर देखेंगे और उनकी सुनेंगे भाई कैसी लगी। ये मूवी फ्राइडे यानी कल आ रही है 24 तारीख को, और इंडिया में हुई है, तो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर दर्शकों से हमारे शेयर करें आप। ये पिक्चर भाई मैंने तो ऐसी पिक्चरें सिर्फ टीवी पे देखी थी या हॉल में देखी थी बचपन से। रैम्बो देखी थी हमने, रैम्बो, रॉकी, कमांडो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पिक्चरें होती थी, या ब्रूस विलिस की पिक्चरें होती थी जो हम देखते थे। और अब तो वो हिंदी में भी काफ़ी चैनलों पे आती है। तो उन पिक्चरों को देख के हमेशा अचंभा होता था कि यार ये कैसे करते हैं, ये सब ये कैसे करते हैं यार, इतना असली कैसे लगता है और इतना बढ़िया कैसे करते हैं। तो वो देख के, और जब फिर मैं इस पिक्चर की शूटिंग के लिए गया और उन्होंने दिखाया कि ये करना है, तो मेरे तो वहीं पे पहले वहीं जाम हो गए थे कि मगर यार ये कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एक घुसंड, एक एक लात, घुसा, चक्कू, बंदूक, उस पे ट्रिगर पे कब उंगली रखनी है, लोड कैसे करनी है, एम कैसे करनी है। तो जैसे स्पेशल फोर्सेस वाले पैरा कमांडो टाइप करते हैं, वैसे उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी हमको। तो फिर उसको शूट करते वक्त लगा कि यार ये तो मैं रैम्बो में हूँ और रैम्बो तो मैं हूँ। नहीं, आपने कुछ इंस्टा और अपने फेसबुक पर वीडियोस डाली थी, और एक शूटिंग के दौरान जो आप ट्रेनिंग कर रहे थे गन की, उसके अलावा जो उसमें नाइफ्स यूज हुई हैं, उन सारी चीजों की, तो हम लोगों ने और दर्शकों ने काफी पसंद किया। हमने भी उन चीजों को देखा, वीडियोस को, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहा। उसकी हमने 3 हफ्ते रिहर्सल करी। और पहले मैंने अलग की, क्रिस ने अलग की, फिर हम दोनों ने साथ की। तो गुत्थम गुत्था हुए रहते थे रोज, पसीना, खून, खरोच, नील पड़ जाते थे, पर वो रोज लगे रहते थे। तो वो क्रिस भी अपना देसी टाइप आदमी है। बिल्कुल। वो क्रिस अगर इंडिया में होए तो पक्का जाट होए। बिल्कुल सही कहा। फिजिकली भी ऐसा है और थोड़ा स्पोर्ट्समैन टाइप का आदमी है। तो बढ़िया लगा, बढ़िया रहा अपना। तो इसकी हमने रिहर्सल की फिर फाइनली। और इसमें जो डायरेक्टर था ना, वो खुद एक स्टंटमैन होता था पहले, फिर एक्शन डायरेक्टर होता था, फिर सेकंड यूनिट। तो वो खुद ही कैमरा लेके कभी बिल्डिंगों में से रस्सी पे नीचे आ रहा है, कभी इस छत से उस छत पे कूद रहा है, कभी गाड़ी में से निकल के भाग रहा है कैमरे के साथ साथ। क्योंकि इसमें एक 12 मिनट का एक शॉट का सीन है जिसमें वो पता नहीं कहाँ कैसे, मतलब अचंभित करने वाली चीज है वो। नहीं, एक शॉट देखा आप, और जो आपके आप लड़ाई कर रहे हैं, नाइफ वाली लड़ाई थी, तब तक बीच से एक स्कूटर लेकर लड़का आता है, कहता है भाई का नाम क्रिस हेम्सवर्थ है, उसको दुनिया में थॉर के नाम से जानते हैं। तब तक आप और थॉर के क्रिस भाई के बीच में कोई आता है स्कूटर लेकर, कहता है, वो भाई मैंने रास्ता तो दे दे। हाँ, वो लड़ाई होती है एक्चुअली बाजार में ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब लड़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि मतलब सब ऐसे रुक थोड़ी जाते हैं, जो इसको नहीं पता वो अपना चले जा रहा है। तो उस टाइप से है।
और बाकी इसमें कार चेज भी है। कार चेज जो कार से एक दूसरे को पीछे कार दौड़ाते हैं, वो तो उन्होंने 3-4 महीने उसकी रिहर्सल करी। और मैं गाड़ी में बैठा, अब ना मेरे हाथ में स्टीयरिंग व्हील का कुछ कंट्रोल, ना ब्रेक, ना ये। मैं कहा यार ये क्या करेंगे? तो वो आके बोला चिंता मत कर, पीछे बैठा है भाई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी ऐसे लेटा हुआ था बूट के अंदर, और वो उसके पास पूरा स्टीयरिंग व्हील सब कुछ उसका वहां लगा रखा था। तो मैं कहा भाई, बोला ये चलाएगा। मैं कहा ये चलाए तो गा, पर ये इसको दिखाई तो नहीं दे रहा। और उस शॉट के अंदर उसने इस गाड़ी को टक्कर मारनी थी, वो गाड़ी उलट पुलट के दूसरी साइड जानी थी, फिर दूसरी की टक्कर मारनी थी। तो मैं कहा यार ये करेगा कैसे? पर उसने तो ऐसा जी सा दिला दिया जैसे कि तो आप वीडियो गेम में बैठे हो। क्या ड्राइवर था भाई, क्या ड्राइवर था। और जब कैमरा गाड़ी के अंदर होता था तो वैसा ही कि वैसा पूरा सिस्टम, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग व्हील छत के ऊपर लगा देते थे। ये चलाते कैसे हैं? पर क्या स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई। मेरे तो मतलब एक बार तो वहां भी जाम हुए थे, पर फिर एक टेक के बाद मजा आने लग गया यार। मैं कहा चल भाई। मतलब इस मूवी के शूट के दौरान पूरा फुल अलग एक्सपीरियंस था जो आपने अभी तक हिंदी फिल्मों के लिए की थी। हाँ, एक तो खर्चा बहुत कर रखा था इन्होंने। जैसा कि हर हॉलीवुड मूवीज में होते हैं। हाँ, तो मतलब क्या, ये तकरीबन इस पिक्चर का बजट होगा 800 करोड़ का। तो मतलब उस लेवल की पिक्चर थी। और उसके अंदर मतलब हर चीज में जो दुनिया का, जो हर डिपार्टमेंट का, जो दुनिया विश्व स्तर का जो सबसे अच्छा उसका कारीगर था, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो सेट डिजाइन हो, चाहे वो मतलब गन वाले हों, एक्शन वाले हों, तो विश्व स्तर के जो सबसे अच्छे कारीगर माने जाते हैं वो सब इकट्ठे होके, सैम हारग्रेव, एक वो भी बड़ी आदमी है बिल्कुल अपना, वो भी देसी टाइप का बड़ी आदमी है, सैम हारग्रेव जो डायरेक्टर है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ये वो। तो जब हम पहली बारी वीडियो पे कॉल हुई तो उसकी भी दाढ़ी, मेरी भी दाढ़ी, तो एक दूसरे को देख के हंसने लगे। तो तो उसके अब वो भी अपना कंट्री टाउन, कंट्री साइड से आता है, जैसे अपने गांव खेड़े का आदमी है वो भी। तो क्रिस भी, तो मतलब काफी सारे ऐसे धरती से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया। और वो इस पिक्चर में से खुशबू आती है पसीने की, खून की, आपको महसूस होती है, इतनी अच्छी तरह उन्होंने बनाई है। और हाँ मतलब बहुत मजा आया यार। बिल्कुल, ये तो हो गई हॉलीवुड फिल्मों की बात। सर अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो अगर हम रणदीप हुड्डा की शुरुआत माने तो आपने बचपन में कई सारी चीजें देखी हैं। आपको सिस्टर को देखकर आपको फिल्म लाइन में या एक्टिंग की का शौक आया। फिर आप, ये भी कहा जाता है कि आप स्कूल जाते थे, बंक करते थे, और फेयरवेल में आपको रणदीप डॉन हुड्डा की उपाधि मिली स्कूल में। हाँ यार, काफी बदमाशी, बहुत बदमाश थे। मतलब ऐसे बदमाश भी, गुंडे नहीं थे, मतलब वैसे थोड़े शरारती थे आप बोलो। बिल्कुल। तो हाँ, थोड़े शरारती थे, थोड़ा कुछ एनर्जी बहुत होती है उस उम्र में, ऊपर से जाटों का छोरा हो तो उसकी ज्यादा ही होती है, तो वैसे ही बोल देते थे लोग। उसके बाद आप दिल्ली गए, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ स्ट्रगल किया। वहाँ ये का हमने सुना है और आपने खुद कई जगह बताया है कि आपने वहाँ टैक्सी चलाई, आपने वहाँ कई सारे छोटे छोटे काम किए खुद को मेंटेन करने के लिए। फिर आपने वहाँ ऑडिशन भी दिया था। हाँ, वहाँ पे क्या है ना, जाके एक तो वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है, और छोटा भी काम करो तो पैसे मोटे मिलते हैं। तो पैसे भी कमाने थे और पढ़ाई भी करनी थी, तो उसमें काफी छोटे मोटे काम ट्राई किए। फिर जाके हमारे राई स्कूल के कुछ थे वहाँ पे, वो टैक्सी टुक्सी चलाते थे, तो उन्होंने बोला यार तू टैक्सी चला ले, इसमें रात को काम करना, दिन में कॉलेज चला जाना, और अपना पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो फिर मैंने टैक्सी चलानी शुरू की, फिर ऐसी चलानी शुरू की कि 3 साल चलाते रहे, नाइट शिफ्ट, रात को, शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे तक। और उस उम्र में जब हमारी उम्र के लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, हम वहाँ पसीने में बैठे हैं कि भाई कौन आएगा, कहीं दूर की सवारी मिल जाए, कुछ ऐसे मिल जाए। तो वो तो काफी लंबी स्ट्रगल रही। फिर वहाँ पे एक स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, NID करके, नाइडा करके है, तो ड्रामेटिक्स एकेडमी। तो उसमें मैंने ऑडिशन किया था। मैं मेलबर्न से वहाँ गया, मेरा एक दोस्त होता था एंथनी मोरैन, और वहाँ गया मैं अपने, मेरे वहाँ पे राई के दोस्त थे संदीप पुनिया,
था, एक अपना रविंदर देसवाल है, डर्टी बोलते हैं उसको, तो हम लोग सब इकट्ठे रहते थे। तो वो बोले हाँ भाई ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, वो सो जाते थे, मैं अपनी लाइनें लुइनें करता रहता था। तो उसमें 3 चीजें करके दिखानी थी उनको। तो पहले 2 तो मैंने फिर भी याद करके गया था, वो कर दिए। फिर वो उसी में छांट देते हैं लोगों को। तो मैं कहा मेरी भी छटाई हो गई होगी, मैं अभी घर जाता हूँ भाई। पर उन्होंने बोला भाई तेरे को, मेरे को रोक लिया, बोला तू तीसरा कर। वो तीसरा आता नहीं था। तो उन्होंने मेरे को, मेरे ख्याल से एक्टिंग का सबसे बड़ा और पहला लेसन वहां पे मिला। पहला जो पाठ मेरे को पढ़ाया उन्होंने अच्छी तरीके से, पहले तो बोला तू दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहा क्या मतलब? बोला एक्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी प्रिपरेशन। क्या बात सर। तो जो तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तू यहाँ से दफा हो जा, अगली बारी तैयारी करके आना। तुम्हारे टैलेंट से हमको कोई लेना देना नहीं। मैं चला गया, तो मैं ये फिर भी वापस नहीं गया वहां पे। हाँ, ये भी सुनने में आता है कि 3000 में से सिर्फ आप 30 लोग सेलेक्ट हुए थे। हाँ वैसा ही कुछ था। उसके बाद फिर आप इंडिया आए 2001 में, आपने मानसून वेडिंग की, पहली फिल्म आपकी। उसके बाद फिर 2005 में फिल्म आई आपकी। उसके बाद हाँ लाल रंग, वंस हाँ अपॉन नहीं, ए टाइम। हाँ अभी यार तू ऐसे घिसट घिसट के गिनाएगा तो सुबह हो जाएगी। ये बिल्कुल बात सही है। आपकी जो लाल रंग आई थी वो बिल्कुल एक जो समाज में आज विडंबना फैली हुई है कि खून का व्यापार होता है। इस स्क्रिप्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, आप हमें बताएं कि ये स्क्रिप्ट कैसे आई आपके पास और ये कैसे स्क्रिप्ट क्या? एक लड़का है, अफजाल अफजाल रिजवी जी लड़का है। वो पहले भी मेरे पास एक पिक्चर लेके आया था, पर ये पिक्चर जब वो लेके आया तो मुझे इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी। पर जैसा कि मैं हर स्क्रिप्ट को देख के पढ़ के हमेशा मेरे तो ना करना पहला रहता है। मेरी माँ मुझे बोलती रहती है तू तो ना करने जाता, पहला तैयार रहे, पहले पढ़ तो ले। तो मैंने पढ़ी और अच्छी, काफी अच्छी स्क्रिप्ट लगी। फिर इसमें मगा यार ये बैठ के वहां पे ये कुर्ते वाले, फीते वाले, कुर्ता पहन के मरोड़ में ऐसे अपना वो कैरेक्टर प्ले करना, मगर यार ये तो बहुत लोगों ने कर रखा है, ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसको ऐसे कर सकते तो बता। फिर वो काफी ब्रेव डायरेक्टर था। फिर वो पूरी स्टाइलिंग वाइलिंग जो उसका वो किया, टैटू वैटू, चश्मे चश्मे, बाल बूल, टी शर्ट, वो बनियाने बनवाई मैंने जिसमें मेरे भगवान भगवान थे। जी तो वो मैं कहा यार ये, फिर वो कहीं पे क्या होता है, एक एक सिनर्जी सी बैठ जाती है ना, सारे बिल्कुल इकट्ठे होके एक एनर्जी में जब आते हैं तो एक मजा सा बैठता है। जब वो मजा लेने लगते हो ना अपने काम में, तब बिल्कुल जाके कुछ अच्छा होता है। अगर आप उसको कुड़ कुड़ के काम की तरह कर रहे हो तो वो कभी मैक्सिमम 70% हो सकता है। तो मेरा अक्सर काम करने का तरीका ही ऐसा है कि भैया मजे आने चाहिए। और लाल रंग ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर मेरा अपना कल्चर जो है, हरियाणवी कल्चर है, उसकी तरफ मेरा ये एक हवा में प्रणाम है। क्योंकि नाम शंकर से पर भगवान नासु। हाँ, भगवान नासु यो मेरा वो है। वहां के जैसे लोग होते हैं, जो एटीट्यूड होता है, वो हिंदी फिल्मों में क्या दिखा रखा है ना कि वो बड़े ही मतलब विलन टाइप के होते हैं और ऐसे होते हैं, अक्खड़ होते हैं। यार हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारी जो जो सभ्यता है, जो हमारा एक अक्खड़पन है, एक राम भरोसे और मस्त मौला भी एक वो है, तो वो मैं दर्शाने की इस कैरेक्टर में डायरेक्टर की लिखाई से और डायरेक्टर की डायरेक्शन से ये वहां तक बात पहुंची। तो बिल्कुल मेरा ये हरियाणा की तरफ हवा में प्रणाम था भाई। इसने ले लो, अब देख का बेरा नहीं है, भाग्य कद होगी दूसरी हरियाणवी पिक्चर या हरियाणवी तो ना थी, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में। पर फिर बिल्कुल अभी मैं एक और पिक्चर कर रहा हूँ जिसकी करनाल में हम शूटिंग कर रहे थे जब ये लॉकडाउन हुआ। तो जी वो उसका नाम है अनफेयर एंड लवली, ओके जिसमें मैं एक पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ। और वो एक कॉमेडी है। जी तो हाँ, तो कॉमेडी ऑफ एरर टाइप से है। तो वो मैं अब कर रहा हूँ। लाल रंग को 4 साल हो गए, उसके बाद मैंने अभी जाके अटेम्प्ट की है। और बस यार मेहनत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 साल हो गए यहाँ पे, तो ना घुटने टेक के और ना जीभ का इस्तेमाल करा, चल रहा है काम अपने। रणवीर सर, रणदीप सर, आपके ही मेहनत का ये नतीजा है कि आज कई सारे हरियाणा के लोग हैं या फिर छोटे शहरों से निकल के लोग हैं, वो आप जैसे लोगों को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही करना है, वो भी संघर्ष करते हैं।
आपके अगर फिल्मों की बात हो तो सरबजीत मूवी की बात होती है, उसमें आपने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया, तो उस मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था? उस मूवी का एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। जब मैंने वो साइन करी पिक्चर, तब मुझे नहीं पता था इतनी कड़तुड़ाई होगी। पर फिर जब मैंने वो देखा तो मैंने उसको पढ़ा। मैं उनकी सिस्टर जो हैं दलबीर जी, उनके भी काफ़ी क्लोज, उनके जो बच्चे हैं दोनों, उनसे भी मैं काफ़ी क्लोज का मेरा रिश्ता बन गया इसके थ्रू। और उसकी बेचारे की ज़िंदगी जो रही, गलती से जो भी हुआ, पर उसको उसका दर्द, भाई आप कोई काम कर रहे हो तो अब अगर मैं ऐसा किरदार कर रहा हूँ तो यार मेरा बनता है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस तो ले। कैसे वो आदमी भूखा रहा होगा, कैसे वो आदमी 18 साल बेड़ियों में अंधेरी कोठड़ी में रहा होगा। तो वो मेरी एक एक श्रद्धा है, मेरा एक एक एक, एक प्रणाम है उस किरदार की तरफ जिसको मैं निभा रहा हूँ। तो उस चक्कर में फिर बाद में लगा, मैं कहा यार ये अगर इतनी वो हुआ और मैं हट्टा कट्टा, मैं 95 किलो का था उस वक्त, ऐसे जी। दिखूंगा तो मैंने कहा यार बिल्कुल विश्वास नहीं होगा लोगों को दर्द समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था। फिर उसकी प्लानिंग की गई कि भैया कैसे कैसे करेंगे। तो शुरू में वो मेरे नॉर्मल वाले यंग वाले जो सीक्वेंस थे वो शूट करने वाले थे, तो मैं अपना खा पी रहा था। फिर उन्होंने बोला पता नहीं क्या हुआ, बोला यार हम पहले ये शूट करेंगे। तो फिर मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 30 किलो वजन कम किया आपने? 1-1.5 महीने में मैंने कम किया। अच्छा, जितना मैं कम खाता था, वहां पे मैं एक थोड़ी सी वो स्पिनच और थोड़ी सी फिश बॉयल जी। करके वो खा लेता था, और बाकी एक आधा प्रोटीन शेक पी लेता था। धीरे धीरे वो भी बंद किया। तो जितना मेरा वेट लॉस हुआ उतना ब्रेड पिट लेकर के आया भीतर तक। मगर यार ये ब्रेड पिट तो चलेगा नहीं। फिर उसको कैसे, उसको मेकअप से, उसमें रेणुका पिल्लई मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, उसके साथ उसने बहुत इसमें काम किया कि भैया अगर जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना ही वो उसको मेकअप से भी वैसा ही दिखाए। बिल्कुल। तो ये उसके बहुत कठिन जर्नी रही थी। और फिर मैंने बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया लास्ट के 18 दिन। और जो लास्ट का वजन होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है। और फिर मैं अपने बाथरूम में फ्लश नहीं करता था टॉयलेट कई कई दिन। वो बांस आनी चाहिए ना, जो जो उसकी बाल्टी में से आती थी। फिर मैं बाथरूम में जो शावर की जगह होती है वहां लेटा रहता था बेड़िया पहने पहने। तो मेरी माँ तो वहां पे थी बॉम्बे में, मेरे पास यहाँ थी, तो वो तो छोड़ के चली गई, भाई मेरे से नहीं देखा जाता, ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पे हीरो बनने आया है यार, ये मरने आया है। तो वो तो चली गई, मैं उनसे देखा ही नहीं गया। और मेरी माँ तो पिक्चर भी शायद नहीं देखी, उनको अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये सब मेहनत करनी पड़ी। फिर उसके अंदर फिर एज करनी थी उसमें। तो थोड़ा एज होते वक्त क्या होता है, दांतों वातों के साथ क्या होता है, ब्रश कहाँ करते होंगे वो लोग, और क्या एक रोटी और उसमें दांतों की और सारी स्किन की क्या हालत होती होगी। तो उस पे बिल्कुल। काफी काम करा हमने, और फिर जाके वो किरदार बना। अगर बात करें लॉकडाउन की, तो सर आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग घर में रहें। आप, हमने आपका वीडियो देखा कि आप हरियाणवी में भी लोगों से अपील कर रहे हैं, हिंदी में भी अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अब हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए एक आखिरी मैसेज, और मेरा आखिरी सवाल और आखिरी अपील भी होगी, एक हरियाणवी में मैसेज छोड़ जाएं हमारे दर्शकों को, वो लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें। देखो यार, पहली बात तो पूरा देश हरियाणा नहीं है जो गांव में रहता है, ठीक है, और भी तरह के लोग हैं। तो हरियाणवी लेकिन बुलवा आप बुलवा के तुम मेरे, लेकिन तुम मेरी, मैं ग्लोबल जा रहा हूँ, तुम मुझे लोकल लेके आ रहे हो यार। लेकिन जो पहचान लोकल में है सर, वो ग्लोबल से कहीं बढ़ के होती है। कि इसमें ये लगता है मैं, कि अरे तेरी खींच तो ले, तेरी थोड़ी खींचनी भी तो पड़ेगी, तो ऐसे ही थोड़ी तो फंसे रहे जाटों के। तो भाई मेरा तो यही है, घर रहो, अपना ख्याल रखो, घर में बच्चे बूढ़े वो उनको ज्यादा खतरा है, बिल्कुल। और ये बला टल जाएगी। और जितने जल्दी आप लोगों को अपनी जिंदगी जो वापस चाहिए वो उतनी जल्दी वापस आएगी, अगर हम सब मिलके नियमों का पालन करेंगे, तभी जाके ये बला टलेगी। तो मेरी यही एक प्रार्थना है, भाई घर रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, उनको जानो, अपने बड़े बूढ़ों से कहानियां सुनो, पहले कैसे हुआ करता, बच्चों को सुनवाओ, और सबका प्यार से रहो, झगड़ा मत करो। और ना तो फिर पुलिस वाले बैठे हैं बाहर, तुम्हें प्याओगे लट। क्या बात। रणदीप सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे मैसेज के थैंक यू, लिए और सारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।